नमस्कार, मैं जरीस मलिक सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर अहमद, जो एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं और अपनी करीब 6 महीने से यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ एशियन विवेकानंद में कब से सेवाएँ दे रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर जुबैर अहमद ख्वाजा है। मैं एक्चुअली श्रीनगर कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं यहाँ एशियन विवेकानंद में न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो फिजिशियन हूँ और मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि पैरालिसिस जो बीमारी होती है, जिसको हम आम भाषा में लकवा बोलते हैं, ये लगभग क्यों होता है और इसका जन्म कहाँ से होता है? जी, लकवा जो है यूजुअली हम कहते हैं मेडिकल भाषा में लकवा तब हो जाता है जब एक पेशेंट को अचानक से ज़रूरी है, अचानक से उसका एक साइड काम करना छोड़ दे। तो इसमें मेनली जो होता है कि ब्रेन में या तो एक क्लॉट आ जाता है, नस जो है ब्लॉक हो जाती है। इसके 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन है उसमें नस जो है ब्लॉक हो जाती है, वो क्लॉट आ जाता है इस नस में। तो उस क्लॉट की वजह से जो ब्रेन है, एक साइड का ब्रेन जो है वो काम करना छोड़ देता है। दूसरे तरीका का होता है कि उसमें नस जो है फट जाती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है बीपी का ज़्यादा रहना। बीपी ज़्यादा रहता है तो नस फट जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक साइड का शरीर जो है काम करना छोड़ देता है। तो 2 तरह के हमने कहे, एक जिसमें ब्लॉक हो जाता है, जिसमें क्लॉट आ जाता है और दूसरा जिसमें नस फट जाती है और खून बह जाता है ब्रेन में। तो ये 2 मेजर तरह के स्ट्रोक्स हो गए। तो इसके बचाव के कारण क्या हैं? देखिए, इसके बचाव के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये किससे होता है। सबसे इसमें तो कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो कारण है, जो बहुत ही हम अपनी लोकेलिटी में देखते हैं, वो कारण है नंबर 1 प्रेशर का होना, बीपी का ज़्यादा होना, नंबर 2 शुगर का, डायबिटीज़। ये 2 बड़ी कारणें हैं जो स्ट्रोक करती हैं। तो स्ट्रोक से बचाव के लिए हमको सीधी इन्हीं 2 डिजीज़ पे, इन्हीं 2 कारणों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का इलाज हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमनली लोगों में क्या मतलब ये उनकी सोच होती है कि बीपी जब बढ़ गया तो उस टाइम दवाई खाएँगे। तो वैसे दवाई नहीं खानी है। बीपी का हमको रोकथाम करना है कि ये कभी बढ़नी नहीं चाहिए। उसके लिए हमको रोज़ दवाई खानी पड़ेगी। चाहे हमारी बीपी सही मतलब नॉर्मल भी रहे, तो हमारा एम ही होता है बीपी दवा यूज़ करने का कि हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल रहे। पेशेंट क्या करते हैं कि 10-12 दिन दवाई खा ली, बीपी उनको लगा कि ठीक हो गया, वो दवाई खाना छोड़ देते हैं। जब वैसे नहीं करना है, दवाई हमेशा खाना है। बीपी की दवाई हमेशा खानी है। आपका बीपी जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा, तभी आप इन चीज़ों से बच पाएँगे। दूसरा हो गया डायबिटीज़। तो वैसा भी पेशेंट्स को यही होता है कि चलो मेरा डायबिटीज़ शुगर थोड़ा ज़्यादा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो दवाई किस लिए खानी है? 120, 150, 160 है, 200 भी है, तो उसको कोई सिम्पटम फ़ील नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे उसको जो है डायबिटीज़ का प्रॉपर इलाज करना है, उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखना है, ताकि आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद वो इस बीमारी के शिकार ना हो। तो इसमें यही है कि आप अपनी प्राइमरी डिज़ीज़ पे फ़ोकस करें, उनका प्रॉपर इलाज करें। उनका वक़्त चलते आप प्रॉपर्ली इलाज करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही कम चांसेस होंगे, जो ये पेशेंट्स होंगे कि वो स्ट्रोक की बीमारी में मुब्तला होंगे, अगर वो अपना प्रॉपर इलाज करेंगे वक़्त। अगर किसी इंसान को ये लगभग बीमारी हो जाती है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, तो क्या ये ताउम्र रहती है या इसका कोई ये है कि मतलब ये इतने दिनों में ठीक हो सकती है? देखिए, इसमें भी जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंट जो होता है कि प्रोग्नोसिस रिकवरी का चांस डिफरेंट होता है। देखिए, अगर कोई छोटा स्ट्रोक है, ब्रेन में अगर कोई क्लॉट हो गया, छोटी एक नस ब्लॉक हो गई, उस वक़्त पे भी देखो क्या है कि पेशेंट को पूरा एक साइड जो है पैरालाइज़ हो जाएगा। लेकिन चूँकि एक छोटा-सा स्पॉट उसका जो ब्रेन में है वो माने कि खराब हो गया, बाकी ब्रेन बचा हुआ है, तो उस पेशेंट में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो पूरा रिकवरी भी कर सकता है, 100% रिकवरी भी कर सकता है, वो 70-80% रिकवरी भी कर सकता है ओवर सम टाइम पीरियड। मान लीजिए कि 6 महीने में उसकी रिकवरी आ सकती है। तो अगर दूसरा पेशेंट है, उसको पूरा बड़ा स्ट्रोक है, मतलब पूरा एक साइड का ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एमसीए इन्फार्क्ट, एमसीए हो गया पूरा एक ब्रेन का एक बड़ा रीजन, पूरा इन्फार्क्ट हो गया, तो उसमें तो रिकवरी कम होगी। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा स्ट्रोक है, छोटा स्ट्रोक है या बड़ा स्ट्रोक है, या किस तरह का स्ट्रोक है। दूसरा हो गया जैसे मैंने आपको कहा कि हेमरेज होता है, जब नस फट जाती है, बीपी ज़्यादा हो जाता है। उन पेशेंट्स में क्या देखा गया है कि उनमें रिकवरी ज़्यादा होती है, देन जिसमें क्लॉट बन जाता है। ठीक है? तो बहुत सारी इसमें रीज़न्स हैं रिकवरी के, छोटा स्ट्रोक है, बड़ा स्ट्रोक है, किस तरीके का स्ट्रोक है।
क्लॉट है या हेमरेज हो गया तो उसमें रिकवरी डिफरेंट है। अक्सर ये देखा जाता है कि अचानक किसी आदमी को मतलब लगभग की बीमारी हो जाती है, तो वो नीम हकीम के पास एकदम पर चला जाता है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चला जाता है। तो क्या उसके कुछ दुष्प्रभाव हैं? मतलब उसको क्या मतलब नुकसान हो सकता है? जैसे आप कह रहे थे ना कि रिकवरी कितनी हो सकती है, कब तक हो सकती है, तो स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। तो टाइम अगर चला जाए, स्ट्रोक का प्रॉपर इलाज नहीं हो, पहले 4-5 घंटे में प्रॉपर इलाज नहीं हो, तो वो जो रिकवरी के चांसेस आप कह रहे थे, वो बहुत ही कम चले जाएंगे। मान लीजिए किसी की नस ब्लॉक हो गई, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। अगर आप मान लें कि पहले 3 घंटे में, पहले 4 घंटे में पेशेंट हमारे पास आ जाता है, हम डायग्नोज कर लेते हैं, सीटी कर लेते हैं, सीटी एंजियो कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वहां पे ब्लॉक कहाँ पे है। ब्लॉक अगर है तो उसको वो ब्लॉक निकालने के लिए हम दवाई देंगे। हो गया एक, दवाई देना। नंबर 2, हम उस वो ब्लॉक निकालने के लिए सर्जरी भी कर सकते हैं, एंडोवास्कुलर सर्जरी, थ्रोम्बोक्टोमी कहते हैं उसको। तो वो ब्लॉक हम निकालेंगे। तो वो ब्लॉक निकालना चाहे दवाई से या सर्जरी से, वो काम तभी देगा जब पेशेंट हमारे पास आएगा, जल्दी आएगा, पहले 3 घंटे में आएगा। उसके बाद अगर वो आता है तो मतलब ब्रेन उस टाइम पे डेड हो गया होता है। तो ब्रेन जब डेड हो गया होता है तो ये दवाइयां उस टाइम पे काम नहीं करेंगी, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, जब भी उनको लगे कि स्ट्रोक हो गया, फटाफट फौरन आपको आना है हॉस्पिटल में, और न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन आपको देखेगा और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। उसके यहाँ पे मैंने क्या देखा है कि यूजुअली बहुत टाइम के बाद आते हैं, जैसे आपने कहा नीम हकीम के पास जाते हैं, वो मालिश करवाते हैं, तो वो जो प्रेशस टाइम होता है वो चला गया होता है। तो इस माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम इज ब्रेन। टाइम आप खो रहे हैं तो आपका ब्रेन सेल्स जो है कंटिन्यू हर मिनट डेड होती रही है। जैसे ही वो डेड होती रहेंगी तो आपकी जो रिकवरी के चांसेस हैं, और नंबर 2, जान का भी इसमें मसला होता है। तो जितना टाइम जाता है तो हमारा वो दवाई का असर कम हो जाता है, रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं और ये जन्म कहाँ से लेते हैं? जी, मिर्गी जो है इसमें, इसके तो काजेस बहुत सारे हैं। इसके काजेस हम एज के हिसाब से बोल सकते हैं। अगर बच्चा है तो यूजुअली इनमें क्या होता है कि अ, जो जब माँ के पेट में होते हैं तो कोई दिक्कत, इन्फेक्शन तो नहीं है दिमाग में, ठीक है ना, वो कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ब्रेन में कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं है, ब्रेन उसका डेवलप बराबर से हुआ कि नहीं हुआ है। अब अगर उस टाइम पीरियड के बाद जाएं, थोड़ा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उनमें देखा जाता है कि यूजुअली उनको होता है फैमिलियल, जो जन्म में होता है, जैसे बाप को था जन्मजात बीमारी, उनमें यूजुअली वही होता है जो आपके 2-3 साल के बाद के हो गए। 2-3 साल और 15 के आसपास यूजुअली उनमें वही होता है, जन्मजात बीमारी। तो क्या ये समय रहता है, इसका इलाज संभव है? बहुत ही इसका एक तो संभव भी है और बहुत ही जरूरी भी है। संभव तो है ही, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं ये कंट्रोल करने के लिए। और इसमें यह है कि कंट्रोल ना करें तो आगे दिक्कत हो सकती है। जैसे बच्चे का ब्रेन है, डेवलप होता रहता है, अगर इसको इस बीच ये मिर्गी होता रहे, वो ब्रेन पे एक बुरा असर डालता है, उसकी डेवलपमेंट में बुरा असर पड़ता है। वैसे ही बड़ों में भी इसकी ये मतलब बीमारी होती है, बड़ों में ज्यादा कॉमन होता है। बड़ों में इसका जो कारण होता है यूजुअली स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के बाद इनमें यूजुअली ये मिर्गी होती है, या कोई अडल्ट जो हम यंग अडल्ट देखते हैं उनमें ज्यादातर नशेआवर चीजें, उसका जो रीजन होता है उसकी वजह से उनको मिर्गी होती है। और मिर्गी का इलाज बहुत ही करना तो बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा है, कोई किसी नदी में नहा रहा है, वहां पे अगर इसको मिर्गी का ये दौरा आ गया तो जान भी जा सकती है। एशियन विवेकानंद में क्या सुविधाएं हैं मिर्गी दौरे के लिए? एशियन विवेकानंद में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं इसके लिए, मिर्गी के लिए। नंबर एक ये देखना है कि ये मिर्गी का रीजन क्या है, उसके लिए एमआरआई की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ईईजी की जरूरत पड़ती है। तो डायग्नोसिस करने के बाद हमारे पास सभी दवाइयां जो हैं इसके इलाज के लिए हमारे पास दस्तियाब हैं। इसमें सर्जरी की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो बहुत ही कम पड़ती है सर्जरी की जरूरत, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी सुविधा यहाँ पर भी है। अक्सर एक देखा जाता है कि एक बीमारी कॉमन है जो दिमाग में अक्सर कैल्शियम की गांठ, जिसको हम बोलते हैं। ये कैल्शियम की गांठ कहाँ से जन्म लेती है और ये क्या ताउम्र तक बनी रहती है, या इसको कुछ रुकावट के लिए कुछ दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह है? जी, कैल्शियम की गांठ तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, खासकर यहाँ हमारे इस नॉर्थ इंडिया में, यूपी में बहुत ही कॉमन है ये। इसका एक्चुअली देखना होता है कि अंडरलाइंग रीजन क्या है, इसमें क्यों है कैल्शियम की गांठ। बहुत सारी कैल्शियम की गांठ होती है, वो इंसान को कुछ नहीं करते हैं, वो एक जैसे जैसे मेरे सफेद बाल हैं, तो ये भी एक एज के हिसाब से है, तो वैसे उनमें भी होता है। तो किसी के रीजन अंडरलाइंग कुछ सीरियस रीजन भी होते हैं।
बहुत सारों के होते हैं कि कॉमन, उसमें कोई वो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं करता है, वो हम इंसिडेंटली डिटेक्ट करते। इंसिडेंटली मतलब मेरे पास पेशेंट आता है हेडेक करके, मैं सीटी स्कैन करवाता हूँ तो उसमें एक कैल्शियम का गांठ दिखाता है। वो कैल्शियम का गांठ डॉक्टर साहब ही देख के बोल सकता है ये कौन सी वाली है, ये सीरियस वाली है कि ये सीरियस वाली नहीं है। जो सीरियस वाले नहीं होते यूजुअली जो हम कॉमनली देखते हैं उनमें कोई इलाज करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली देखना होता है कि ये डायग्नोसिस क्या है इसका। मतलब हम दवाइयों से उसको रोक सकते हैं, हाँ, मतलब उसको बढ़ने नहीं देंगे। मतलब एक चीज कॉमन होती है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, है कैल्शियम की गांठ है तो है। दूसरा इसमें कुछ अंडरलाइंग रीजंस भी होते हैं जिनको ट्रीट करना पड़ता है। लेट अस सपोज मान लीजिए किसी को टीबी था, टीबी ब्रेन में था तो उसको हमने ट्रीटमेंट दे दिया, वो वहां पे जो टीबी का जरासीम है वो मर गया। वहां पे क्या होता है कि वो कैल्शियम की जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम की गांठ वहां पे बन जाती है, तो वो उसका एक इफेक्ट होता है। टीबी का इलाज हो गया, उसका इफेक्ट होता है। एक और है यहाँ पे बहुत ही कॉमन, कीड़े होते हैं यहाँ पे। कीड़े ब्रेन में एक बार घुस गए तो वो जब मर जाते हैं तो वो कैल्शियम की गांठ को छोड़ जाते हैं, तो उनका भी कीड़े का इलाज करना है, वो कैल्शियम की गांठ वो रहेगी, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर जुबैर अहमद, न्यूरोलॉजिस्ट थे, एशियन विवेकानंद में आपकी सेवाएं दे रहे हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक, मुरादाबाद।